नमस्कार। ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। काव्य प्रकाश के इस अध्ययन क्रम में हम आज एवं अप्यनवस्था स्यात् या मूलच्छय कारिणी एपिसोड 21 के माध्यम से समझेंगे। वैसे तो इस विषय को हम एपिसोड 20 के माध्यम से समेटने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मन में एक विचार आया कि यह एपिसोड क्यों न अलग कर दिया जाए। अलग करने के दो कारण थे। एक तो एवं विपन्नवस्था स्यात् या मूलच्छय कारिणी इस जटिल कार्य का गुरु स्थल को समझना तथा विभिन्न साक्षात्कारों में विभिन्न इंटरव्यूज में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि एवं विपन्नवस्था स्यात् या मूलच्छय कारिणी इस कारिका का क्या अर्थ है मम्मट के संदर्भ में, क्यों इस कारिका का निर्देश किया गया है। इसलिए और इस वीडियो को अलग से बनाने का मेरे मन में विचार आया। तो आज सबसे पहले इस विषय को समझने के लिए कि व्यंजना न मानने पर अनवस्था दोष किस प्रकार होता है, इस बात को समझने के लिए पहले की बातों का थोड़ा सा संकेत समझ लेना ज्यादा ठीक रहेगा। पहले हम लगातार कुछ दिन से पढ़ रहे हैं, इसमें लक्षणा तेन षड्विधा से प्रारंभ हुई थी बात। लक्षणा तेन षड्विधा आद्य भेदाभ्याम साच व्यंग्येन रहिता रूढ़ौ सहिता तो प्रयोजने प्रयोजन है व्यंजन व्यापार गम्य में। प्रयोजन को व्यंजना व्यापार से बोध्य बताया था। लक्षणा 6 प्रकार की होती है, ये भी हम बात समझ गए थे। उसके बाद लक्षणा के जो 6 भेद थे, उन भेदों को भी 2 प्रकार से विभाजित किया आचार्य मम्मट ने। व्यंग्य की सत्ता वाली एक स्थिति और एक व्यंग्य के अभाव वाली स्थिति। तो व्यंग्य के अभाव वाली स्थिति को कह दिया व्यंग्येन रहिता रूढ़ौ, अर्थात रूढ़ी लक्षणा में व्यंग्य का संस्पर्श नहीं होता है, तो उसको व्यंग्य रहित कह दिया। और व्यंग्य सहिता तु प्रयोजने, व्यंग्य युक्त जो लक्षणा है उसको प्रयोजनवती लक्षणा का नाम दे दिया। अब प्रयोजन का ज्ञान प्रयोजनम ही व्यंजन व्यापार गम्यमेव। जहाँ शब्द का व्यंजन व्यापार, व्यंजक शब्दस्य व्यंजना व्यापार प्रवर्तते तत्र प्रयोजनस्य ज्ञानम भवति। अर्थात व्यंजक शब्द द्वारा जब व्यंग्यार्थ आता है तो वहां पर व्यंजना व्यापार प्रवृत्त होता है, इसलिए प्रयोजन को व्यंग्य सहित कहा गया है। व्यंग्येन सहिता प्रयोजने व्यंग्येन रहिता रूढ़ौ, ये बात आप समझ गए थे। इसके बाद एक स्थिति और बनी थी, जो व्यंग्य युक्तता है वो भी 2 प्रकार की हो सकती है। एक गूढ़ व्यंग्य, दूसरा अगूढ़ व्यंग्य। गूढ़ मतलब छुपा हुआ, जिसको थोड़ी कठिनाई के साथ समझा जा सके, और अगूढ़ मतलब जो थोड़ा स्पष्ट होता है। तत्पद का क्या अर्थ है ये भी समझ लेने के लिए यहाँ पे लिख दिया आचार्य मम्मट ने, तच्चेति व्यंग्यम तच्च गूढ़म अगूढ़म वा। अब तत् मतलब वह है, गूढ़ और अगूढ़ होगा। क्या वह गूढ़ और अगूढ़ होगा? जो व्यंग्य, जिस व्यंग्य का पूर्व में व्यंग्येन रहिता रूढ़ौ सहिता तो प्रयोजने में जो व्यंग्येन पद कहा गया था, इसको तत्पद से यहां पर कह दिया। फिर भी कंफ्यूजन न हो, इसलिए आचार्य मम्मट ने वृत्ति में लिख दिया तच्चेति व्यंग्यम तत्पद, अर्थात वो व्यंग्य गूढ़ हो सकता है या अगूढ़ हो सकता है। तो गूढ़ व्यंग्य का उदाहरण यहां दे दिया था। मुखम विकसित स्मितम वसित वक्रिमम प्रेक्षितम समुच्छलित विभ्रमा गति रपास्त संस्थामति। इसका हम अर्थ भी बता दिए थे और किस प्रकार यहाँ पर गूढ़ व्यंग्य है ये बात भी हम समझ लिए। इसके बाद अगूढ़ व्यंग्य की चर्चा की, तो स्त्री परिचया जड़ा विभवंति विज्ञा वाला उदाहरण दे दिया, और यहाँ पे बता दिया कि उपदेशति पद है, यहाँ पर अगूढ़ व्यंग्य है। ये सब बातें हम लोग समझ चुके थे। उसके पश्चात व्यंग्य की आधार पर लक्षणा के 3 भेदों की स्थिति सामने प्रकट होती है। जो एक व्यंग्य का अभाव, जिसको अव्यंग्या कह दिया, एक गूढ़ व्यंग्य, एक अगूढ़ व्यंग्य। मतलब 6 प्रकार की लक्षणा जो है वो अव्यंग्य होगी, गूढ़ व्यंग्य होगी और अगूढ़ व्यंग्य होगी। तद्भू लाक्षणिकः, अर्थात जो लक्षणा, जिस लक्षणा की चर्चा कर रहे थे, जिससे लक्ष्यार्थ का बोध हो रहा है, उस लक्ष्यार्थ की जो भूमिका है, जो आश्रय है, वो लाक्षणिक शब्द होता है, लाक्षणिकः।
शब्दः इति संबध्यते। लाक्षणिकः शब्दः, शब्द पद से इस लाक्षणिक पद का संबंध स्थापित करेंगे। तद्भू तदाश्रय, तद्भू का मतलब उस लक्षणावृत्ति का आश्रय कौन होगा? लाक्षणिक शब्द। यहां तक हम ये सब बातें समझ चुके थे। वैसे तो आज का विषय सीधे सीधे एवं अपनवस्था स्यात् या मूलच्छय कार्यडी से प्रारंभ होना चाहिए, लेकिन जब तक ये बातें नहीं समझेंगे फिर से, तब तक एवं अपनवस्था स्यात् या मूलच्छय कार्यडी वाली बात नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद बताया कि जिस प्रयोजन का बोध हो रहा था लक्षणावृत्ति में, लाक्षणिक शब्द में, जहां पर प्रयोजन का ज्ञान होता है, उस प्रयोजन का व्यापार कराने, प्रयोजन का ज्ञान कराने वाला जो व्यापार है वो व्यंजनात्मक व्यापार है। व्यंजनावृत्ति के स्वरूप वाला जो व्यापार है वो कराता है क्या? प्रयोजन का ज्ञान कराता है। इसके बाद कुतः इत्याह, कस्मात् कारणात् केन प्रकारेण तेन व्यापारेण व्यंजनात्मकेन व्यापारेण प्रयोजनस्य ज्ञानं भवति इति आशंकायाम् आचार्यः सूत्र संख्या 23 के द्वारा कहते हैं, यस्य प्रतीतिम् आधातुं लक्षणा समुपास्यते फले शब्दैः गम्यत्र व्यंजनान पराक्रिया। मूलभूत बात इतनी है कि प्रयोजन का ज्ञान बिना व्यंजना के नहीं हो सकता है। फिर भी अगर आप जबरदस्ती करना का प्रयास करेंगे और कहेंगे नहीं अभिधा से कर लेते हैं, कहते अभिधा में क्या? संकेत का अभाव होता है। ना अभिधा समयाभावात्, समय का मतलब होता है संकेतित। ये वो संकेतितम अर्थम अभिधत्ते सवाचकः, ये बात कही गई थी। तो संकेतित अर्थ को कहने वाला जो होता है उसको वाचक पद से निर्दिष्ट किया था। और अभिधा में गंगायाम घोषः जो शब्द है उससे संकेत का ग्रहण नहीं हो सकता है। इसके बाद अगर कोई कहे कि लक्षणा से काम चला लीजिए, हेत्वा भावा न लक्षणा, ये वाली बात भी बता दिए थे। विगत वीडियो में ये सब बातें हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर अनवस्था दोष किस प्रकार होता है इस बात को समझने के लिए ये सब बातें आपको समझनी। हेतुओं के अभाव से यहाँ लक्षणा नहीं होगी। किसमें, किसकी बात कर रहा है? तो बोले कि प्रयोजन की प्रतीति में लक्षणा नहीं कर सकते, वो व्यंजना माननी पड़ेगी आपको, क्योंकि यहां पर प्रयोजन को लक्षणाजन्य मान लेंगे तो मुख्यार्थवादादि जो त्रय हेतु हैं उनकी युक्ति नहीं है। उसको इस कारिका से निर्दिष्ट भी कर दिया, लक्ष्यम न मुख्यम नाप्यत्र बाधः योगा फलेनो न प्रयोजनम एतस्मिन् शब्द स्खलत गति और वृत्ति के माध्यम से सब कुछ समझा दिया गया था। इसके बाद ये कारिका प्रवृत्त होती है आपके सामने, एवं विपन्नवस्था स्यात् या मूलच्छय कारिणी, जो कि आज का हमारा विषय प्रतिपाद्य विषय भी है और इसी को समझना हम लोगों का अभिप्रेत है। बहुत कठिन नहीं है, सरल है, लेकिन इसको एक सेपरेट वीडियो बनाने का इसीलिए मन में आया ताकि व्यक्ति पूरा कंफ्यूज न रहे कि कहाँ से ये सब बातें आ गईं। एवं अपि अनवस्था स्यात् या मूलच्छय कारिणी, इस प्रकार अनवस्था हो जाएगी अगर आप लक्षणा से प्रयोजन की प्रतीति को समझने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अनवस्था दोष हो जाएगा। अनवस्था दोष का मतलब होता है जहां मूलभूत तत्व का भी ज्ञान न हो पाए। यह दोष जब आ जाता है इसलिए इसको मूल का विनाशक भी कहते हैं, मूल अर्थ का भी ध्वंसक हो जाएगा। चलिए कैसे बताते हैं। लक्षणा की 3 शर्तें हैं, मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थ योग और रूढ़ी अथवा प्रयोजन। इसी बात को लक्षणा की जो कारिका है उसमें कहा गया है, मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढ़ितो प्रयोजनाद अन्योर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणा आरोपिता क्रिया। अब इन 3 शर्तों को छोड़कर कहीं भी लक्षणा नहीं हो सकती, ये बात तो इन्होंने स्थूड़ा विखनन न्याय से स्थापित कर ही दी है। यहां पर पूर्व पक्ष के रूप में आचार्य कहना चाहते हैं कि लक्षणा से ही प्रयोजन की प्रतीति मान लीजिए, क्यों एक व्यापार मानने की आवश्यकता है? बिना मतलब में एक व्यापार मानिए, फिर उसमें किस प्रकार उससे ज्ञान होता है, ये सब चीजें बहुत बड़ा प्रपंच हो जाएगा। ये पूर्व पक्ष के रूप में उद्भावित कर रहे हैं, मम्मट का पक्ष नहीं है। देखिए आचार्यों की परंपरा कितनी सुदृढ़ थी कि अपना विरोध स्वयं ही कर लेते थे। आजकल तो व्यक्ति अपना विरोध न दूसरों से देखना चाहता है, स्वयं तो पंडितवानी बना हुआ घूम ही रहा है।
तो स्वयं कह दिया वही सही है। आचार्य मम्मट पूर्व पक्ष के रूप में पहले लक्षणावृत्ति के द्वारा प्रयोजन की बात को ग्रहण करने का प्रयास करवाते हैं, लेकिन नहीं जब बात बनती है तो कहते हैं यहां अगर जबरदस्ती करेंगे तो अनवस्था दोष हो जाएगा। पहले के आचार्य को छोड़ते ही नहीं थे जो कोई शंका कर पाए। इसी को समझ लेते हैं, एवं अपि अनवस्था स्यात्। अगर प्रयोजन की प्रतीति लक्षणाजन्य मान लेंगे तो क्या होगा, एक नए प्रयोजन की प्रतीति करनी पड़ेगी। मान लीजिए गंगायाम घोषा का क्या अर्थ है, गंगा के तट पर घर। दैत्य पावनत्व की प्रतीति का विवाद है कि व्यंजना से माना जाए या लक्षणा से माना जाए। पूर्व पक्ष कह रहा है लक्षणा से मान लीजिए। तो उसी बात को आचार्य मम्मट कह रहे हैं, एवं प्रयोजनम चेत लक्ष्यते। अगर प्रयोजन को लक्षणावृत्ति से बोध्य मान लेंगे, तत्प्रयोजनांतरेण। तो भैया लक्षणा की शर्त है कि रूढ़ी अथवा प्रयोजन हो। रूढ़ी प्रयोजन में से एक नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, लक्षणा का लक्षण ही नहीं बन पाएगा। इसलिए चलो मान लेते हैं शैत्य पावनत्व की प्रतीति मान लेते हैं। यहां पर क्या है, प्रयोजन है जो लक्षणा से बोध्य है, लेकिन जब लक्षणा की प्रवृत्ति हो गई तो उस प्रयोजन को तो लक्ष्यार्थ मान लिया, फिर एक प्रयोजन की कल्पना करनी पड़ेगी। प्रयोजनांतरस्य आवश्यकता भवति, मतलब एक प्रयोजन तो लक्षणाजन्य मान लिया तो दूसरे प्रयोजन जो है वो आएगा। तदपि प्रयोजनांतरेण, मान लीजिए उसको भी लक्षणाजन्य मान लेंगे, फिर एक प्रयोजन की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह प्रयोजन को लक्ष्यार्थ मानेंगे, प्रत्येक प्रयोजन को लक्ष्यार्थ मानेंगे तो फिर एक प्रयोजन आएगा, फिर प्रयोजन को मानेंगे तो फिर से एक प्रयोजन आएगा, और बात बन नहीं पाएगी, क्योंकि लक्षणा का जो लक्षण है उसमें रूढ़ी अथवा प्रयोजन की बात की गई है। तो प्रयोजन अगर नहीं होगा तो प्रयोजनांतर की कल्पना करनी पड़ेगी, फिर उसको लक्षणाजन्य मानेंगे तो फिर प्रयोजनांतर की कल्पना करनी पड़ेगी। इस तरह प्रकृते अप्रतीतिकृत अनवस्था भवेत्। तो प्रकृति स्थल में, स्थल चल रहा है इसमें अप्रतीतिकृत अर्थात सिद्धांत विरुद्ध बात हो जाएगी, अनवस्था नाम का दोष हो जाएगा, और जो मूल बात है उसका ग्रहण ही नहीं हो पाएगा। इसलिए आचार्य ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि प्रकृत अप्रतीतिकृत अनवस्था भवेत्। प्रकृति में वर्तमान स्थल में अनवस्था नाम को दोष हो जाएगा जो अप्रतीतिकर हो जाएगा। ये बात इस एवं अनवस्था स्यात् या मूलच्छय कारणी के माध्यम से आप समझ गए होंगे, और बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इतनी बात समझने के लिए कई बार बुद्धि काम नहीं करती है। तो यही समझ लीजिए कि अगर हम लक्षणा से प्रयोजन की प्रतीति मानेंगे तो फिर एक प्रयोजन की कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि लक्षण में कहा गया है रूढ़ितोऽथ प्रयोजनात्, और उस प्रयोजन को भी अगर लक्षणाजन्य मान लेंगे तो फिर प्रयोजनांतर की कल्पना करनी पड़ेगी। इसी का नाम होता है अनवस्था। अवस्था का, अवस्थिति का न बन पाना ही अनवस्था। कोई स्थिति नहीं बन पा रही है, इसी का नाम है अनवस्था। तो इतना ही समझिए आज। और उसके बाद क्या है, एक पूर्व पक्ष के रूप में फिर से उद्भावित करते हैं, ननो पावनत्वादि धर्मयुक्तमेव तटम लक्ष्यते गंगायास तटे घोषा इत्यतो अधिकस्य अर्थस्य प्रतीतिश्च प्रयोजनम। यहाँ कुछ छूटा है तो इसको अग्रिम वीडियो में ही बात करेंगे इसके विषय में। तो ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। अग्रिम वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।